टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 46 है और जो पुरानी बुक होगी उसमें शायद 34 होगा, शायद आयुष जी 34, जिसका टोटल 9,54,000 है। प्लीज़ चेक टू दैट। आवाज़ आई आयुष जी? क्वेश्चन मिला, मैं ये पूछ रहा था। 9,54,000 टोटल आएगा। आपकी बुक में 34 क्वेश्चन होगा। कौन से ईयर का आपका है ये पैट? कौन सी बुक की है? कौन सी? 19 का। आपको मैंने एक बात बताई थी, देखिए ज़रा, जब कोई भी, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कोई डोनेशन आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले, तो जो डोनेशन आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है उस डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते। जो डोनेशन आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते, उसे कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। डोनेशन स्पेसिफिक बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी थी, मैंने कहानी भी सुनाई थी, एक लंबी क्लास हुई थी, 1.5 घंटे से ऊपर लग गया था उस क्वेश्चन में। वो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा, वो क्वेश्चन हो रखा है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 36 है वो। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, क्वेश्चन में अगर मान के चलिए कोई फंड दिखाई दे आपको, जैसे कभी कभी लिखा होगा मैच फंड, कभी लिखा होगा टूर्नामेंट फंड, कभी लिखा होगा प्राइज फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, मतलब कभी भी अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई फंड दिखाई देता है तो उस फंड को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। इसे भी याद रखिए, दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये भी फंड जो आपको मिलते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलते हैं या आपकी जनरल इनकम नहीं होती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आइटम लिखे जाते हैं जो आपकी इनकम है, जो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है। जो अमाउंट जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है वो आपकी इनकम नहीं हो सकती, वो उस मकसद के लिए, उस पर्पस के लिए उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो अब ज़रा सुनिएगा, इस क्वेश्चन में भी खास चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आगे के क्वेश्चन करने में आपको कम परेशानी होगी। ये नहीं कहा मैंने परेशानी नहीं होगी, कम परेशानी होगी। क्वेश्चन में देखिएगा, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वही सेम चीज़, ईयर आपका एंड हुआ है 31 मार्च 20 को, करंट ईयर 1920 है। सबसे पहले क्या लिखा है? टू बैलेंस BD, यानी कि साल के पहले दिन हमारे पास कैश कितना है? 18,000 का कैश है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा अगला आइटम क्या लिखा हुआ है? अगला आइटम लिखा है बॉस डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि हमें डोनेशन मिला है। किसके लिए डोनेशन मिला है? बिल्डिंग के लिए। मतलब ये पैसा जो है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज़ किया जाएगा। तो ये पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बॉस कि ये डोनेशन जनरल डोनेशन नहीं है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, और इस स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने वाले नहीं हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। हालांकि अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनमें केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, बैलेंस शीट अभी नहीं बनानी है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, ये बात तय है। अगला आइटम है डोनेशंस, केवल उसने डोनेशन लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये डोनेशन आपके लिए इनकम होगी और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लिया जाएगा। अगला आइटम है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या हुआ? हमें सरकार से कुछ मदद मिली है, और किस लिए मदद मिली है? तो ब्रैकेट में है यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। हमें ये सरकार से मदद मिली है किसी खास मकसद के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। यंग टैलेंट, जो नए लोग, कोई टैलेंटेड लोग होंगे, उनको ढूंढने के लिए ये सरकार की तरफ से मदद मिली है। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है नॉर्मली तो इनकम होती है, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेसिफिक अगर लिख दिया तो समझ जाइए फिर अब आपकी इनकम नहीं है, इस पैसे को उसी मकसद के लिए यूज़ किया जाएगा। सारे आइटम पढ़ने के बजाय पहले मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर ये अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें एक एक आइटम लेते जाऊँगा, लिखते जाऊँगा तो याद रहेगा। पहले नीचे पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट क्या लिखी है। कह रखा है बॉस, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 the club had 550 members
एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। हमारे क्लब में बॉस कुल मिला के 550 मेंबर हैं और हर एक मेंबर साल के 100 रुपये देता है। तो सीधी सी बात है, साल भर में कितना पैसा मिलना चाहिए? 55,000 यानी कि 55,000 रुपये। 550 मेंबर हैं, हर एक मेंबर अगर 100 रुपये देता है तो साल भर में 55,000 तो बनता ही है मिलना। 55,000 में से मिला कितना है? 55,000 में से मिला कितना है? ज़रा ऊपर जाके देखिएगा तो देखिए सब्सक्रिप्शन के सामने क्या लिखा हुआ है? 52,000 लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आपको? सब्सक्रिप्शन के सामने लिखा कितना है? 52,000। सवाल ये खड़ा होता है, मैं कहूँ आपको, आपके क्लब में 550 मेंबर हैं, हर एक मेंबर ईयरली 100 रुपये देता है, तो टोटल कलेक्शन जो होनी चाहिए आपकी वो 55,000 की होनी चाहिए। लेकिन आपको ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना मिला है? 52,000। इसका मतलब 3,000 का सब्सक्रिप्शन अभी भी ईयर एंड तक क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। 550 मेंबर के 100 रुपये के हिसाब से 55,000 मिलने चाहिए, लेकिन मिले हैं आपको कम मिले हैं, 3,000 आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, और आइटम क्या लिखा है नीचे? एडजस्टमेंट में जाते हैं तो और बता रखा है, क्या लिखा है बॉस? सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है यहाँ पे कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 10,000, एज एट 31 मार्च 2020 5,000। बॉस सैलरी का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, 10,000 5,000। आगे बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक चीज़ लिख लेते हैं पहले, याद रहे कि सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, शुरू में आउटस्टैंडिंग है शायद 10,000 और ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है 5,000, लिख लिया मैंने। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चीज़ें लिखते जाऊँगा। पहले मैं इनकम साइड पर आता हूँ हमेशा की तरह। देखिएगा इनकम साइड में हमारे पास क्या क्या है। इनकम साइड की अगर मैं बात करूँ बॉस, तो इनकम साइड में सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या, तो वहाँ पे जाते हैं। देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले दिख रहा है टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, वो यहाँ पे नहीं आता, ये नहीं आएगा टू बैलेंस BD। इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये डोनेशन किसी खास मकसद के लिए मिली है और ख़ास मकसद के लिए मिलने वाली इनकम यहाँ पर आती नहीं है। इसके बाद क्या है? डोनेशंस मिली हैं, इस डोनेशन के साथ कुछ नहीं मिला लिखा है, तो इसका मतलब जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन है तो आपकी इनकम मानी जाएगी, उसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ। डोनेशंस आपको मिली है 50,000 की, यहाँ पे लिख दिया। डोनेशन के बाद अगला सामान क्या है, ज़रा सुनिएगा। डोनेशन के बाद जो अगला सामान हमें मिला है बॉस, वो क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहायता मिली है। अगर केवल गवर्नमेंट ग्रांट लिखी होती तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखता, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट के साथ एक वर्ड लिख दिया है, यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे सरकार ने जो अपना पैसा दिया है किसी खास उद्देश्य के लिए दिया है, पर्टिकुलर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस दिया है, तो ये पैसा खास मकसद के लिए मिला है। ये हमारा पैसा नहीं है, हमें अभी अपनी इनकम नहीं माननी है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे नहीं। अगला सामान है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े, वो अपनी आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल की इकट्ठे फीस दे देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एडवांस में कई साल के फीस एडवांस में दे देते हैं। तो वो पैसा जो क्लब को अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल का इकट्ठे मिल गया है, वो पैसा मिला अगले साल का है, करंट ईयर का नहीं है। याद रखिएगा, हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना बॉस, उसमें केवल करंट ईयर की इनकम, हमारी करंट ईयर की क्या इनकम है और करंट ईयर के क्या एक्सपेंडिचर है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इनकम अगले साल की अभी मिल गई है, उससे अगले साल की अभी मिल गई है, तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के आइटम दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। क्यों नहीं आएगा? लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब कुछ मेंबर्स ने पूरी लाइफ का, अगले 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का इकट्ठा दे दिया, तो ये जो पैसा दिया ये तो अगले ईयर्स का है, इस साल का है ही नहीं,
इस साल की इनकम में इसे दिखाया नहीं जाएगा। समझ रहे होगे आप लोग। अगला आइटम है मैच फंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी आपको फंड दिखाई दे, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, ये फंड, वो फंड, कोई भी फंड नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 52,000, ये हमारे लिए इनकम है, ये तो आएगा, इस पर हमारा हक बनता है। तो सब्सक्रिप्शन मिला है, तो सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्या, बाई सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 52,000 मिला है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात साफ करूं, आपके क्लब में 550 मेंबर थे, अभी मैंने बताया था, आपके क्लब में 550 मेंबर थे, हर एक मेंबर साल के 100 रुपये देता है, तो साल भर में 55,000 मिलने चाहिए, लेकिन मिले हैं 52,000। इसका मतलब 3,000 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ईयर के एंड तक ये आउटस्टैंडिंग होंगे, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, इसलिए मैं भी इसे क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000, नेट आ जाएगा 55,000। अच्छा, आगे देखिएगा अगला आइटम क्या है, लॉकर रेंट। लॉकर रेंट क्या होता है, जैसे ये स्पोर्ट्स क्लब है, तो आपने देखा होगा जो जिम वगैरह होते हैं या बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, उनमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो क्लब में ही उन्हें क्या होता है, एक लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है कि आप अपना सामान जो भी आप लाएंगे, जैसे लोग जो जिम करने जाते हैं वो एक थैला लेके जाते हैं, एक बैग लेके जाते हैं, डफल बैग, उसमें जिम के कपड़े वगैरह रखते हैं, वहीं पर जाके कपड़े चेंज करते हैं, जिम वाले कपड़े पहन के जिम करते हैं, फिर वापस उसे लॉकर में रख के अपने कपड़े दूसरे पहन के आ जाते हैं। मतलब मेंबर्स को, जो मेंबर्स होते हैं उनको लॉकर की फैसिलिटी दी जाती है। उसके बदले में क्लब क्या करता है, उन मेंबर से रेंट भी लेता है। अच्छा, रेंट जब लेता है तो वो उस क्लब के लिए एक अच्छी खासी इनकम बन जाती है, उसी को बोलते हैं लॉकर रेंट। तो इन्हें लॉकर रेंट मिला है कितने का, 4,000 का इनकम है, तो इनकम साइड में दिखाया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा लॉकर्स रेंट, कितना मिला है लॉकर रेंट, 4,000। लॉकर रेंट के बाद क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है कितने का, 10,000 रुपये का। अब यहाँ पे एक खास बात भी है, एक एडजस्टमेंट आएगी, देखिएगा कैसे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हमें 10,000 का इंटरेस्ट मिल गया है बॉस, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो 10,000 का मिला है। अब एक बात समझिएगा, मैंने क्यों रोका, अभी इसकी एडजस्टमेंट क्या है। आप ज़रा पेमेंट साइड में जाके देखिए, एक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, लिखा है पेमेंट साइड में बाई 10% इन्वेस्टमेंट। हमने 10% इन्वेस्टमेंट खरीदी है, कितने की, 1,60,000 की। सब देखिएगा ध्यान से, बाद में लिखिएगा। हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है बॉस 1,60,000 की, 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, 1,60,000 इन्वेस्ट किए होंगे। और कब खरीदा है ये, परचेज ऑन 1 जुलाई 2019, और हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी कब है, 1 जुलाई 2019 को खरीदी है। तो 1 जुलाई 2019 को हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी 1,60,000 रुपये की। और आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट जो हम खरीदते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हम खरीदते हैं। तो हमने 1,60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, 10%, मतलब हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, देखिएगा, हमारा जो ईयर है बॉस, वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है। ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2019 को, और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020 को। ईयर हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, ख़त्म यहाँ पर होता है। अच्छा, हमने साल के दौरान इन्वेस्टमेंट कब खरीदी है, 1 जुलाई 2019 को। हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 1 जुलाई 2019 को। 1 जुलाई को खरीदने का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट जी सर 12,000 आएगा, सही बताया आपने। जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी, उस दिन से आपको 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मिलना होगा।
इन्वेस्टमेंट आपने करी है 1,60,000 की, 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनता है, या आपने 11th में भी कर रखा है। तो 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है 12,000, यानी कि आपको टोटल 12,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 11th में भी किया था फाइनल अकाउंट्स में, लेकिन इंटरेस्ट मिलना तो चाहिए 12,000 का, लेकिन इंटरेस्ट मिला हमें कितना है, केवल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला 10,000 है। तो इसके क्या मायने हुए, इसका मतलब 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलना अभी बाकी है। तो ये जो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलना बाकी है उसे हम लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, यानी कि करंट ईयर की जो इनकम है वो 12,000 है। मैं दोबारा बोल दूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर की इनकम लिख। अब अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम क्या है, यहीं पे इनकम साइड पे आइएगा, अभी रिसिप्ट साइड पे, सॉरी रिसिप्ट साइड पे अगला आइटम क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर। आपको बताया गया था किसी भी एसेट की सेल और परचेज नहीं दिखाई जाती इस अकाउंट में, लेकिन किसी एसेट को बेचने पर अगर लॉस या प्रॉफिट हो जाता है तो उसे ज़रूर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 80,000 और सेल हुई है 1 लाख में, मतलब आपने 80,000 वाली फर्नीचर को 1 लाख में बेच दिया। बस 80,000 वाले फर्नीचर को आपने 1 लाख में बेच दिया, तो ज़्यादा में बेच दिया, इससे आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा 20,000 का। तो वो 20,000 का प्रॉफिट भी यहीं पे लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 1 लाख का बेचा, हाँ बोलिए। अगला आइटम है एंट्रेंस फीस 50,000। एंट्रेंस फीस मिली है, ये भी आपकी इनकम है, तो इनकम साइड में शो करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंट्रेंस फीस, व्हाट्स एन अमाउंट, कितना मिला है एंट्रेंस फीस, 50,000। ये थी बात अब तक रिसिप्ट की। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, और एक्सपेंडिचर में हम लोग जो पेमेंट साइड में लिखा उसको लिखेंगे। तो पेमेंट साइड में जाते हैं बॉस और देखते हैं पेमेंट साइड में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने शो कर रखी हैं, एक एक करके सबको दिखते हैं। जब ये अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर आएगा, वहाँ पर लिखा कैसे जाएगा, लायबिलिटी साइड में। इस क्वेश्चन में तो बनाना नहीं है, लेकिन जब बनाना होगा तो कैसे, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट वहाँ पर आप लिखेंगे कितनी मिली, 1 लाख रुपए वहाँ पे लिखेंगे, और इसी गवर्नमेंट ग्रांट से आपने खर्चों की पेमेंट करी होगी 90,000, उसे माइनस कर देंगे और 10,000 दिखा देंगे। ये कहाँ दिखाएंगे बॉस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ये बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों की दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाली नहीं है। क्यों बताएं, क्योंकि अभी एक एंट्री आएगी मैच फंड की, उसमें फिर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, उसमें देखना ज़बरदस्त केस आएगा। अगला जी आगे देखिएगा ज़रा, एक्सपेंडिचर में अगला आइटम क्या है, मैच एक्सपेंस। अब इसी के बारे में ज़रा समझ लीजिएगा सभी प्लीज़। मैच एक्सपेंस आया तो मैच एक्सपेंस भी इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जाके देखिए इस क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में आपको मैच फंड भी दिखाई दे रहा है, मैच फंड दिखाई दे रहा है आपको 80,000 का। जिस चीज़ का फंड दिखाए उसका भी अगर एक्सपेंडिचर दिखाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 मिनट ज़रा देख लीजिएगा, ये बता चुका हूँ, लेकिन इसमें ज़रूरत कुछ और चीज़ आ गई है इसलिए बता रहा हूँ। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा, इसे जब फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएगी तो वहाँ पे लिखेगी। कैसे लिखेगी, मैच फंड, कितना है मैच फंड, यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी। मैच फंड आपको मिला है 80,000 का, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मैच फंड बुक में बता रखा है कि आपको 80,000 का मैच फंड मिला है, आपको मैच फंड जो मिला है 80,000 का मिला है। और मैच एक्सपेंसेस कितने के हैं बॉस, मैच एक्सपेंसेस कितने के हैं, 90,000 के हैं। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैच एक्सपेंस 90,000 के। अब एक बात सुनिएगा प्लीज़ ज़रा इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन कराया गया है क्योंकि और क्वेश्चनों में ये चीज़ नहीं मिलेगी। देखिए मैच फंड है तो उसमें से मैच एक्सपेंस माइनस करते हैं, मैच एक्सपेंस माइनस करते हैं। मान के चलिए, प्लीज़ सुनिएगा मेरी बात को, मैच फंड 80,000 मिला आपको, मैच एक्सपेंस आपका 60,000 रुपये होता तो बैलेंस कितना बच जाता, 20,000। बैलेंस शीट बनाते समय 60,000 माइनस करके यहाँ पे 20,000 दिखा देते। अगर मैच फंड आपको मिला 80,000 और मैच एक्सपेंस होता आपका 70,000
तो बैलेंस यहाँ पे दिखा देते 10,000। मैच फंड मिला आपको 80,000 और आपके एक्सपेंस होते 80,000, 80 मिला, 80 खर्च हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? नील, जीरो दिखा देते। इस क्वेश्चन में एक एरर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हो गया डेवलप नया कि आपको पैसा मिला तो मैच कराने के लिए 80,000 रुपये है, लेकिन खर्चा कितना हो गया? मैच एक्सपेंस दिखाई दे रहा है 90,000 रुपये, दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे। अब सवाल खड़ा होता है कि मैच कराने के लिए आपको 80,000 रुपये मिले, खर्च आपने 90,000 रुपये कर दिए, तो 90,000 में से 80,000 तो यहाँ से पेमेंट कर दी होगी, फिर आपने 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट भी तो करी है, वो 10,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट कहाँ से करी होगी? आपको मैच कराने के लिए मिले 80,000, 80,000 में से आप 90,000 तो खर्च नहीं कर सकते, आप 80,000 में से 80,000 रुपये निकालोगे, ये बैलेंस नील बचा, लेकिन आपने पेमेंट 90,000 की करी है बॉस। 10,000 रुपये की जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, वो 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा पेमेंट हमें दिखानी होगी कहाँ पर? हमें दिखानी होगी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। ये समझा रहा हूँ, यही समझने के लिए मैंने ये कहा है, इसको ध्यान से देखने के लिए। इस क्वेश्चन में मैच एक्सपेंस इस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा 10,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि हमारे खर्च हो गए हैं 90,000, फंड मिला था केवल 80,000, तो 10,000 इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, वो 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला आइटम क्या है? फर्नीचर नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्नीचर आपके लिए असेट है, असेट को यहाँ पे नहीं शो करते। अगला आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है, बॉस इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखते, इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए एसेट है, हालांकि जो इसका इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी हम वहाँ पे दिखा चुके हैं इनकम साइड में। अगला आइटम क्या है? सैलरीज है, वो तो हम पेमेंट में दिखाते हैं, हमने सैलरी की पेमेंट करी है, सैलरी की पेमेंट करी है 70,000। किसी ने कर भी लिया है क्या अभी तक पूरा? सैलरी की पेमेंट करी है 70,000। सैलरी में मैंने शुरू में लिख लिया था कि सैलरी आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी 10,000, उसे माइनस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 5,000, उसे प्लस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 5,000 और लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, ये आ जाएगा 65,000। अगला सामान क्या है? सैलरी के बाद है बॉस इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इधर ही आएगा 3,500। इंश्योरेंस के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी यहीं पर आएगा 4,700। इसके बाद क्या बच रहा है? बाई बैलेंस सीडी, ये तो कैश का बैलेंस है, ये तो आता नहीं है यहाँ पे। इसके बाद एक और आइटम है बाई बैंक यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ये भी आएगा नहीं यहाँ पे, इसका मतलब बता दूँ। इसका मतलब ये है, समझिएगा ध्यान से, आपको सरकार की तरफ से मदद मिली है यंग टैलेंट सर्च के लिए 1 लाख रुपये, उसमें से आपने खर्च कर दिए हैं 90,000, 90,000 रुपये। 1 लाख में से 90,000 रुपये खर्च कर दिए और उसमें से आखिरी में बैलेंस कितना बच गया? 10,000 रुपीज़। 1 लाख में से 90,000 खर्च करने के बाद जो 10,000 रुपये बच गए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये बचा हुआ पैसा है, कैश है, जो बाद में फिर यूज़ होगा, ये हमारे लिए इनकम नहीं है क्योंकि खास मकसद के लिए मिला है। सारी एडजस्टमेंट मैंने लिख दी है, अब टोटल करेंगे। इसका टोटल करूँगा मैं अगर 1,91,000 आएगा, इसका टोटल भी 191 आएगा। अब डेबिट के टोटल को इसमें से घटा देंगे। डेबिट में 10,000 है, 65,000 है, 3,500 है, 4,700 है, इन सब का टोटल करके आ रहा है 83,200। उसे 191 में से माइनस करेंगे, ये बच रहा है बैलेंस 107,800। क्या आ रहा है ज़रा देखिएगा,